हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस एकेडमी प्लेटफॉर्म। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज जीनियस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप पीछे बैकग्राउंड में भी देख रहे होंगे कि आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, राइट। सो आज हम इस सब्जेक्ट के ऊपर संपूर्ण जानकारी रखेंगे। और आपने देखा है लगभग 15 से 20 दिन से जो भारत की सियासत है वो सत्ता आज इसी टॉपिक पर बहुत सबसे ज़्यादा गर्माहट मची हुई है। तो इसी सब टॉपिक के बारे में आज हम इसके ओरिजिन से लेके और आज तक अमेंडमेंट तक, लीगैलिटी में जो अमेंडमेंट किए गए हैं उन सभी के बारे में जानेंगे। ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के हम अपने इस टॉपिक पर। आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप इस अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं 2025 के बारे में, तो सबसे पहले आपके लिए जानना क्या ज़रूरी है कि वक्फ होता क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही आती है पहले दिमाग में कि आखिर ये वक्फ है क्या, राइट। तो वक्फ का अगर सिंपल टर्म में अगर मीनिंग को समझा दिया जाए कि इसका सिंपल मतलब क्या होता है, तो आपने कोई चीज़ दान में भगवान को दे दी, उसके बाद आपका उस पर कोई अधिकार नहीं है। दैट इज द मीनिंग ऑफ वक्फ। ओके, अब इसकी हम इंग्लिश में थोड़ा सा डेफिनेशन जान लेते हैं और मैं उसको आपको बता भी दूंगी कि आखिर इस डेफिनेशन में, इस परिभाषा में इसका मतलब क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो व्हाट इज वक्फ? आखिरकार ये वक्फ होता क्या है? It refers to an endowment made by a Muslim for charitable or religious purpose such as building mosque, schools, hospitals and other public institutions। जब किसी चीज़ को मुस्लिम के द्वारा चैरिटी के रूप में बनाया जाता है, उसने बोल दिया इन मुस्लिम कम्युनिटी में ये रूल है उनका कि अगर इस्लाम में बेसिकली ये रूल है कि अगर उन्होंने अल्लाह को कोई प्रॉपर्टी दान कर दी, गॉड को कोई प्रॉपर्टी दान कर दी, तो उसका जो यूज़ होगा वो चैरिटेबल पर्पस के लिए होगा और वो आपका वक्फ कहलाता है। और वो चैरिटी किस फॉर्म में हो सकती है? स्कूल्स खोले जा सकते हैं, हॉस्पिटल्स खोले जा सकते हैं, ओके, ऑर्फनेज खोले जा सकते हैं। तो बेसिकली इससे क्या बात समझ में आती है? इससे ये समझ में आती है कि इस प्रॉपर्टी का उपयोग जो किया जाता है वो सोशल डेवलपमेंट के लिए किया जाता है, राइट। और यहीं पर हम जानेंगे जो प्रोसीड आती है इवन इस वर्क से, द प्रोसीड फ्रॉम अ वर्क टिपिकली फंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ग्रेवयार्ड, मॉस्क एंड शेल्टर होम्स। तो जो भी आपकी सोशली डेवलपमेंट में पब्लिक के लिए जो चीज़ें बनाई जाती हैं, जो इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं, उन्हीं इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करने के लिए इवन इन वक्फ की प्रॉपर्टीज से जो प्रोसीड भी आती है, जो पैसा भी आता है, उसको भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर सपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर है? अब इसी में हम आगे देखते हैं वक्फ क्रिएट कौन करता है। टू क्रिएट अ वक्फ, और कौन कर सकता है? एक व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? साउंड माइंड होना चाहिए। मतलब उस व्यक्ति का साउंड माइंड होने का मतलब है कि व्यक्ति मेंटली जो है उसकी कैपेबिलिटी जो है वो सही रूप में है। मेंटली, फिजिकली वो व्यक्ति, फिजिकली नहीं बेसिकली मेंटली, आपका कि मेंटली वो सही है व्यक्ति, कि वो जो कर रहा है वो अपने होश में कर रहा है। सो अ साउंड माइंड होल्ड वैलिड ओनरशिप। और वो जो प्रॉपर्टी दान करेगा वो कैसी होनी चाहिए? उसकी ओनरशिप होनी चाहिए उस पर। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की भी प्रॉपर्टी लेके दान कर देंगे, आपके पास वैलिड ओनरशिप होनी चाहिए, तभी आप जो है वक्फ को क्रिएट कर सकते हो। जो व्यक्ति वक्फ क्रिएट करता है उसके बोलते हैं वाकिफ। उसको क्या बोला जाता है? वाकिफ बोला जाता है। और उसी में एक शब्द आता है आपका जो वक्फ को मैनेज करता है, उसको क्या बोला जाता है? मुतावली बोला जाता है उसको। सो दीज आर द बेसिक टर्म्स व्हेन यू आर रीडिंग अबाउट द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, you should know about these basic terms, that what is वक्फ, वक्फ क्रिएट कैसे होता है, वक्फ का यूज क्या क्या होता है, और वक्फ को मैनेज कौन कौन करता है। ओके,
आई होप आपको इतना पॉइंट क्लियर है। फिर हम आगे देखते हैं कि अभी तक हिस्ट्री में वक्फ की इम्पोर्टेंस क्या क्या रही है। तो अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे, ओके, बहुत आप अगर आप बेसिकली वक्फी की जो शुरुआत मानी जाती है वो कहाँ से मानी जाती है? वो मानी जाती है आपके 12th सेंचुरी के अराउंड में। आपकी मोहम्मद बिन सम करके आपकी जो गुरहिद के ये सुल्तान थे, ओके, इन्होंने उस टाइम पे शुरुआत इस तरीके से की थी कि इन्होंने आपका विलेज का रेवेन्यू लेके, विलेज के रेवेन्यूज आते थे सुल्तानों के पास, राइट, उस रेवेन्यू का यूज़ इन्होंने किस लिए किया था? उस रेवेन्यू का यूज़ इन्होंने किया था एक मुल्तान में एक मॉस्क को बनवाने के लिए, ओके, वहाँ से इस वक्त की शुरुआत मानी जाती है। और भी पहले ऐसे चैरिटी वाले काम किए जाते थे, बट पर्टिकुलरली वक्त की जो शुरुआत मानी गई वो इस समय पीरियड 12th सेंचुरी के अराउंड से मानी जाती है, ठीक है। अब इस वक्फ का यूज़ क्या होता था बेसिकली? अगर आप पर्सपेक्टिव देखेंगे, अभी एक पर्सपेक्टिव हमने पढ़ लिया और तब भी ये पर्सपेक्टिव एग्जिस्ट करता था, दैट इज़ योर सोशल डेवलपमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट वक्फ का पर्पस क्या है। पर्पस अभी तो सोशल डेवलपमेंट है, उस समय वक्फ का क्या पर्पस होता था सोशल डेवलपमेंट के अलावा? फर्स्ट, एक तो होता था आपका रिलीजियस ट्रेडिशन को बना के रखना, कि रिलीजन में ये कहा गया है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर अगर आपके पास पैसा है तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर आप लोगों की मदद कीजिए, राइट। दूसरा क्या था? दूसरा था आपका सोशल डेवलपमेंट विच इज़ एसोसिएटेड विद योर रिलीजियस ट्रेडिशन ओनली। रिलीजन इसलिए कभी भी कोई भी रिलीजन ये नहीं कहता कि ह्यूमैनिटी के रूप में किसी का बुरा कीजिए। हर रिलीजन में यही बात बताई गई है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हमेशा अच्छा कीजिए, ह्यूमैनिटी के लिए हमेशा अच्छा कीजिए। रेडिकलाइज्ड फोर्सेस होती हैं जो हमें मजबूर कर देती हैं कि हम रिलीजन में बुराइयां देखना स्टार्ट करते हैं, बट रिलीजन कभी किसी को बुरा करने के लिए नहीं कहता है, ओके। सो सोशल डेवलपमेंट। थर्ड इज योर पॉलिटिकल डोमिनेंस। ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ है, लेकिन चाहे कोई भी राजा हो, चाहे कोई भी सुल्तान रहा हो, सबको अपनी डोमिनेंस, अपनी सत्ता तो बना के रखनी है। और जब सत्ता में कोई व्यक्ति आता है और इंफ्रा भले ही उसने सोशल डेवलपमेंट के लिए उस व्यक्ति ने बताया हो, कहीं ना कहीं वो इंफ्रा आपका डोमिनेंस भी शो करता है। तो ये पॉलिटिकल डोमिनेंस से भी एसोसिएटेड था। जब वक्फ क्रिएट किए जाते थे, वक्फ के थ्रू क्या होता था? आपके ऑर्फनेज बनाए जा रहे हैं, आपके स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, आपके हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, लोगों को जहाँ पर सपोर्ट मिल सके ऐसी चीज़ों को, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को बनाया जा रहा है। एंड दैट इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग, उस राजा या उस सुल्तान के लिए क्या हो रहा है? उसके लिए उसका वर्चस्व बढ़ रहा है। वर्चस्व बढ़ रहा है तो लोगों की नज़रों में जब उसका वर्चस्व बढ़ रहा है तो क्या क्रिएट कर रहा है? वो एक डोमिनेंस क्रिएट कर रहा है। इसलिए वक्त के ये 3 पर्पस भी होते थे और पॉलिटिकल डोमिनेंस इज़ वन ऑफ द पर्पस। और अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो इतिहास में कोई भी राजा रहा हो, आप चाहे चोला किंगडम को उठा के देख लीजिए, चोला किंगडम में आपने पढ़े होंगे, कई सारे मंदिर पढ़े होंगे। वो मंदिर क्या होते थे? वो मंदिर जो बनाए जाते थे जहाँ पर वहाँ पर रिलीजन का भी उनका एसोसिएशन होता था। एक एसोसिएशन क्या था? जो इंस्टीट्यूशंस इतने बनाए जाते थे, जो इतने सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ जो बनाई जाती थी राजाओं के द्वारा, वो एक उनके राज्य का डोमिनेंस भी शो करती थी। और सेम पर्पस जो था वो वक्त का भी था, राइट। सो ये तो हो गई है थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज अबाउट द वक्त, राइट। अब वक्त जो था आपका 13th सेंचुरी में, इवन इल्तुतमिश के टाइम पर भी वक्त की इम्पोर्टेंस रही है। दिल्ली सल्तनत में आप इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे। इवन सुल्तान थे कुतुबुद्दीन,
उनकी टॉम बनाई गई थी और उस टॉम को जो आपके इवन बतूता हैं वो ऐसी टॉम्स का मैनेजर्स के रूप में वो काम करते थे। तो जो आज हम मैनेजमेंट की बात करते हैं वो सल्तनत के टाइम में भी इन वक्फ की प्रॉपर्टीज़ का मैनेजमेंट का भी एसोसिएशन था, मैनेजमेंट भी चलता था। लेटरली फिर कुछ करप्शन होना स्टार्ट हो गए जिनके वजह से जो है वक्फ प्रॉपर्टीज़ का मिसयूज़ होना स्टार्ट हो गया, राइट। इसलिए जो है लीगैलिटी का बेसिस रखना स्टार्ट हो गया, लीगल एक्ट्स आना स्टार्ट हो गए। और ब्रिटिशर्स के टाइम पर हम थोड़ा इसका एवोल्यूशन देखेंगे। पहला एक्ट आया था द मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1930 और इस एक्ट में जो बात की गई थी उसमें वक्फ की बात की गई थी। वक्फ जो होता है वक्फ कई टाइप का होता है, आपका प्राइवेट वक्फ भी होता है और पब्लिक वक्फ भी होता है। जो प्राइवेट वक्फ होता है उसमें भी फैमिली वक्फ होता है और फैमिली वक्फ जो होता है उसमें वो अपनी प्रॉपर्टी को भगवान को दान कर दे रहे हैं, ओके, गॉड को दान कर दे रहे हैं, अल्लाह को दान कर रहे हैं, बेसिकली ऊपर वाले को दान कर दिया जा रहा है, ठीक है। अब दान तो उन्होंने कर दिया लेकिन उस प्रॉपर्टी का जो भी रेवेन्यू आ रहा है वो उनके फैमिली के ही लोग उसका उपयोग करेंगे। जिस मोमेंट फैमिली एक्सटेंट हो जाएगी, फैमिली में कोई नहीं रहेगा, वो किसके यूज़ के लिए चला जाएगा, वो गरीब के यूज़ के लिए चला जाएगा। तो फैमिली वक्फ भी क्रिएट किए जाते थे और जो ये एक्ट आया था उस एक्ट ने अलाउ किया था, अलाउड टू क्रिएट फैमिली वक्फ, राइट। अब मुसलमान वक्फ एक्ट आया 1923, ओके। इसने बेसिकली किन चीज़ों को देखना स्टार्ट कर दिया, इस एक्ट के थ्रू देखना स्टार्ट हुआ आपका अकाउंटिंग और ट्रांसपेरेंसी वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको देखना स्टार्ट किया। अकाउंटिंग तो ऐसा नहीं था कि पहले ही सारी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, बस इतना होता है समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, समय के साथ इवॉल्व होते हैं हम, बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी बुरी चीज़ें होती हैं, राइट। और जब ये नए नए एक्ट्स आते हैं, नए नए अमेंडमेंट्स आते हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, हर गवर्नमेंट अमेंडमेंट इस एक्ट के लिए लेके आई जैसी समय की आवश्यकता थी और समय की आवश्यकता के अनुसार अमेंडमेंट्स लाए गए। और जब आवश्यकता के अनुसार तो हो सकता है कुछ डिफेक्ट्स उस मूवमेंट में नहीं देख पाए हों और आज के समय में उसकी आवश्यकता है कि उन डिफेक्ट्स को टैकल किया जाए। आखिरकार आपके वक्फ की जो प्रॉपर्टी वो है वो थर्ड हाईएस्ट प्रॉपर्टी इन इंडिया है। आफ्टर किसी कोई हाईएस्ट प्रॉपर्टी होल्ड करके रखता है इंडिया में तो द थर्ड हाईएस्ट प्रॉपर्टी इज द वक्फ प्रॉपर्टी और टू हाईएस्ट प्रॉपर्टीज आर योर डिफेंस एंड योर रेलवेज के पास है। तो इस प्रॉपर्टी का डेफिनेटली एक मैनेजमेंट तो बनता है इसमें। अगर इस प्रॉपर्टी की देखभाल में कोई डिफेक्ट्स आ गए हैं तो सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो नए अमेंडमेंट्स लाए, उन अमेंडमेंट्स के थ्रू देखे कि कहाँ पर क्या आवश्यकता है, कहाँ किस सुधार की आवश्यकता है, उस सुधार को लेके आया जाए। हम इसी लेक्चर में ये जानेंगे भी, हम दोनों तरीके से इस लेक्चर को देखने की कोशिश करेंगे कि आवश्यकता क्यों थी अमेंडमेंट को लाने की और इन अमेंडमेंट के साथ एक हमारी कम्युनिटी के कंसर्न क्या क्या जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन कंसर्न पर भी गौर करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज वी आर सेक्युलर कंट्री एंड टू लिव इन हार्मोनी वी हैव टू इंक्लूड एवरीबडी, राइट। इंक्लूसिविटी होना ज़रूरी है, तभी एक सेक्युलर कंट्री आगे बढ़ पाएगी, राइट। सो इसी में फिर एक एक्ट आया आपका मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1930। इसने आपकी जो फैमिली वक्फ था उसकी लीगैलिटी जो थी उसको और वैलिडेट कर दिया 1930 वाले एक्ट ने, ओके। सो आपकी जो फैमिली वक्फ था इसकी वैलिडिटी जो थी वो बढ़ा दी गई, ठीक है। चौथा आपका वक्फ एक्ट था 1954 और यहाँ से शुरुआत होती है आपकी, जहाँ फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया गया आपका, आप आगे के टॉपिक में वक्फ 1995 के एक्ट में आप 2-3 चीज़ें पढ़ेंगे, आपकी वक्फ काउंसिल और आपके वक्फ बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया गया आपका ये इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट एक्ट था वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को
देखने के लिए, तो उसमें क्या किया गया, वक्फ बोर्ड बनाया गया। जो बोर्ड क्या करेगा, आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है वक्फ की उनको ओवरव्यू करेगा, उनका ओवरसीइंग वो सारी प्रॉपर्टीज को देखेगा, राइट। और इसी एक्ट के थ्रू आपकी बनाई गई वक्फ काउंसिल इन 1964। 1964 में इस एक्ट के थ्रू आपकी काउंसिल बनी। जो काउंसिल का काम क्या है, काउंसिल का काम है आगे आने वाले आगे जब हम बढ़ेंगे इस लेक्चर में, वहां हम देखेंगे कि वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ काउंसिल क्या है और किसके क्या काम है, राइट। लेकिन उनका ओरिजिन कहाँ से है, उनका ओरिजिन है वक्फ एक्ट 1954। और वक्फ बोर्ड क्रिएट किया गया था टू सी द प्रॉपर्टीज, एंड वक्फ काउंसिल क्रिएट की गई थी ऊपर निगरानी रखने के लिए, चेक एंड बैलेंस रखने के लिए, वक्फ बोर्ड के लिए। हर स्टेट के अपने अपने वक्फ बोर्ड होते हैं, उसमें भी कुछ स्टेट्स में डिवीज़न भी होते हैं, कहीं सिया वक्फ बोर्ड होता है, कहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड होता है, राइट। लेकिन ओवरव्यू उन सबका कौन कर रही होती है, काउंसिल कर रही होती है, वक्फ काउंसिल उनको देखती है, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको पॉइंट्स क्लियर है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा एक्ट देखते हैं, वक्फ एक्ट 1995, क्योंकि जो 2025 वाला अमेंडमेंट है उसमें आपका इसी एक्ट में जो है चेंजेस लाए गए हैं, ठीक है। और इसके बारे में हम देखेंगे। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं हमारे इस एक्ट की। प्लीज़ पेशेंस बनाए रखिए, ध्यान से सुनिए, हम एक एक चीज़ को आज कवर करने वाले। मैंने आपको थोड़ी सी हिस्ट्री की भी जानकारी दे दी, लीगली जो एक्ट्स आए हैं उनकी भी थोड़ी जानकारी आपको मिल गई है। अब बस आपको इनको समझना है और हम थोड़ा सा इनका कंसर्न और आवश्यकता क्यों पड़ी इस अमेंडमेंट को लाने की, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए, वक्फ एक्ट 1995 ये क्या कहता है, इट गवर्न्स द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज इन इंडिया, ठीक है। अब इसके कुछ की प्रोविजंस देखेंगे, बेसिक प्रोविजन देख रहे हैं हम, फिर आगे चल के हम डिटेल में कुछ चीज़ों के बारे में देखेंगे। स्पेशली कहाँ मैं आपको 3-4 की पॉइंट्स बता देती हूँ जहाँ पर वक्फ अमेंडमेंट 2025 के थ्रू चेंजेस लाए गए हैं। एक तो जो मेंबरशिप है आपकी वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड की, उसमें चेंजेस लाए गए हैं, उसमें मोर इंक्लूजन किया गया है, इंक्लूसिविटी को बढ़ाया गया है, राइट। कुछ चीज़ें वक्फ के जो ट्राइब्यूनल्स होते थे वहाँ पे कुछ चेंजेस लाए गए हैं, ठीक है। और फिर बाकी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को किस तरीके से डील किया जाएगा, वहाँ पर कुछ जगहों पर कुछ सेक्शंस में कुछ चेंज लाए गए हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। और इन्हीं पर्टिकुलर चीज़ों से जो है कंसर्न भी एसोसिएटेड है और यहीं पर चेंज लाने की आवश्यकता भी थी, वो भी एसोसिएटेड है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि की प्रोविजन क्या है इस एक्ट के। द एक्ट आउटलाइन द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वक्फ काउंसिल, आपका स्टेट के वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्राइब्यूनल्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो इनके होंगे, और ड्यूटीज क्या होंगी मुतावली की। हु आर द मुतावलीज, दीज आर द सुपरवाइजर्स, जो सुपरवाइजर जो वक्फ क्रिएट होते हैं उनको देखते हैं। एंड द क्रिएटर ऑफ वक्फ नोन इज, क्या बोलते हैं हम उसको, वाकिफ, राइट। प्लीज ये की टर्म्स याद रखिएगा, हो सकता है प्रीलिम्स में कहीं आपसे पूछा भी जा सकता है, और प्रीलिम्स में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वक्फ कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, कौन सा ऐसा सुल्तान है जो इससे फर्स्ट एसोसिएटेड है, ओके। चलिए शुरुआत करते हैं। तो वक्फ काउंसिल क्या होती है, काउंसिल कब बनी थी ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये 1964 में बनी थी। ओवरसीज एडवाइजेस स्टेट लेवल वक्फ बोर्ड अक्रॉस द इंडिया, राइट। अब यहीं पर हम ये देख देते हैं कि वक्फ काउंसिल में 2025 एक्ट के थ्रू क्या चेंजेस लाए गए हैं। वो चेंजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इतनी जो सत्ता में जो ये गर्माहट मची हुई है इन चेंजेस की वजह से ही मची हुई है, ठीक है। तो इनके बारे में हम जान लेते हैं।
और हम बात कर रहे हैं वक्फ काउंसिल में क्या चेंज लाए गए हैं। सबसे फर्स्ट चेंज आपका इसमें ये ला गया कि ऑल मेंबर वहां पर जो था मुस्लिम थे, एक्सेप्ट आपका जो एक्स ऑफिसो मिनिस्टर्स होते थे। एक्स ऑफिसो मिनिस्टर मीन्स माइनॉरिटी अफेयर्स, जो आपके मिनिस्टर है माइनॉरिटी अफेयर्स के। अभी कौन है, किसने इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था? दैट इज योर किरण रिजिजू, राइट? सो ही वुड बी द पार्ट ऑफ दिस वक्फ काउंसिल बिकॉज एक्स ऑफिसो मिनिस्टर इस काउंसिल का पार्ट होगा। सो एक्सेप्ट हिम, और बाकी जो भी इस काउंसिल के मेंबर्स होंगे, 20 से 22 लोग इसके मेंबर होंगे, तो कौन होंगे? मुस्लिम होंगे। ये कौन कहता था? वक्फ एक्ट 1995 इस बात को कहता था कि ऑल मेंबर must be Muslim except ex officio minister, right? इन दोनों को छोड़ के चेंज कहाँ लाया गया? 2025 के बाद। 2025 के बाद आपका जो चेंज लाया गया वो ये लाया गया कि आपके दो जो होंगे वो कौन होंगे? नॉन मुस्लिम मेंबर होंगे। 2 मेंबर्स नॉन मुस्लिम, ओके? और ऐसा नहीं है, जो ये इंक्लूसिविटी की बात हो रही है स्पेशली महिलाओं को लेके कि 2 जो है महिलाएं होना चाहिए, 2 मुस्लिम महिलाएं तो होना ही चाहिए। तो वक्फ एक्ट 1995 जो था उसमें भी इस बात को कहा गया था कि एटलीस्ट 2 महिलाएं कैसी होना चाहिए? 2 मुस्लिम महिलाएं होनी चाहिए। इसमें भी इस बात को दोबारा दोहराया गया है इस बात को, क्योंकि महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत कम था, इसलिए उस बात को अगेन रीइंफोर्स किया गया है कि देयर मस्ट बी 2 मुस्लिम वुमेन। राइट? और यहीं पे आपका जो है, जो आपके एमपीज होंगे, फॉर्मर जजेस होंगे या एमिनेंट पर्सन आएंगे, उनका मुस्लिम होना ज़रूरी नहीं है। बाकी जो मेंबर्स होंगे वो कौन होंगे? आपके मुस्लिम होंगे। और ये इम्पॉर्टेंट चेंज जो है वह काउंसिल में लेके आया गया था। और काउंसिल का काम क्या होता है? सुपरवाइज करती है काउंसिल जितने भी स्टेट में वक्फ बोर्ड किए जाते हैं। और वक्फ बोर्ड का काम होता है जो भी प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं आपकी स्टेट में, उन प्रॉपर्टीज़ को ओवरसीन करना, उन प्रॉपर्टीज़ की सुपरवाइजिंग करना, राइट? अब अगला पॉइंट हम देते हैं वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड क्या होता है? इज अ लीगल एंटिटी केपेबल ऑफ एक्वायरिंग, होल्डिंग, ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी। इट कैन सू एंड शूट इन अ कोर्ट। अब दूसरी चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या जाननी जरूरी है? वक्फ बोर्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या जानना जरूरी है कि जो 2 मुस्लिम मेंबर, यहाँ पे भी जो मेंबर इंक्लूड किए गए हैं, यहाँ पे 2 वुमेन होना चाहिए। ये बात पहले भी थी आपके वक्फ बोर्ड में, ये बात पहले भी बताई गई थी कि आपकी 2 महिलाएं, नॉन मुस्लिम महिला, नॉट नॉन मुस्लिम, 2 मुस्लिम महिलाएं होनी चाहिए। ये बात वक्फ बोर्ड 1995 में भी थी। 2025 में इसको अगेन रीइंफोर्स किया गया है। एडिशनल चीज़ यहाँ पे क्या की गई है? एडिशनल इस एलिमेंट को लेके आया गया है कि आपके बोर्ड में ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि हर जगह पर सिया और सुन्नी के बोर्ड हो। पहली ये बात याद रखिए कि वक्फ बोर्ड में भी बोर्ड का डिवीज़न होता था, कहीं पे सिया बोर्ड होता था और कहीं पे सुन्नी बोर्ड होता था। लेकिन स्टेट के जो वक्फ बोर्ड है, अब ये बात बोली गई है कि जो वक्फ बोर्ड होंगे उस बोर्ड में एक मेंबर एटलीस्ट सिया का होना चाहिए, एक सुन्नी का होना चाहिए, एक बोहरा कम्युनिटी से होना चाहिए और एक आपका आगा खानी कम्युनिटी से होना चाहिए। तो ये बात, ये चेंजेस इसमें लाए गए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तीसरी चीज़ जहाँ पे सबसे ज़्यादा
जो कंट्रोवर्सीज चल रही हैं वो इन्हीं चीज़ों पर चल रही हैं। एक तो इंक्लूजन जो किया गया है, आपका नॉन मुस्लिम मेंबर्स जो इंक्लूडेड किए गए हैं, ओके, उस पर, और दूसरा आपका किस पर चल रहा है कि वक्फ ट्राइब्यूनल की बात की जा रही है। इवन ना आज आपकी हियरिंग भी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये क्वेश्चन उठाया है यहाँ पर कि अगर वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम को इंक्लूड किया जा रहा है एज अ मेंबर, तो क्या जो अदर कम्युनिटीज़ के बोर्ड्स हैं, हिंदू कम्युनिटीज़ हैं, उनके जो ट्रस्ट हैं, क्या उनमें मुस्लिम को इंक्लूड किया जाना चाहिए? ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्वेश्चन उठाया है, और राइट नाउ द हियरिंग इज गोइंग ऑन, सो यू डोंट वरी अबाउट इट. The moment hearing will be complete and the moment whatever decision will be given by your Supreme Court, we will come to that also, और उसको भी हम कवर करेंगे. बस पेशेंस के साथ आप हमारे साथ बने रहिए. हम थोड़ा लेट आने में इस टॉपिक पर इसलिए हो गए कि पहले सारी चीज़ों को जान लिया जाए कि आखिरकार चल क्या रहा है, क्या क्या चेंजेस आए हैं, उसके बाद इस टॉपिक पर चर्चा की जाए. बीच में हम टॉपिक पर चर्चा कर लें और फिर उसमें कोई अलग से फिर सुधार आ जाए और फिर हम उस बात को लेके आए, आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो. इससे बेहतर है कि जब पूरा एक्ट पास कर दिया गया, आपके 120 मेंबर्स ने लगभग इस एक्ट को सपोर्ट किया, राइट, और बाकी 98 मेंबर्स के लगभग मेंबर्स ने इसको अपोजिशन में भी इस एक्ट के थे, राइट. तो यही हमारा लक्ष्य था कि पहले ये एक्ट पूरी तरीके से आ जाए, क्या क्या इसमें और चेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या कंट्रोवर्सीज इसको लेके चल रही हैं, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे. ओके, चलिए. वक्फ ट्राइब्यूनल अब इस बारे में क्या बात करता है. वक्फ ट्राइब्यूनल बेसिकली प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं, ट्राइब्यूनल क्या होता है, उस पर डिसीजन देता है. यहाँ दिक्कत क्या थी वक्फ ट्राइब्यूनल तो बनाया गया था, बढ़िया बात थी कि प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट चल रहे हैं तो उन पर कोई तो डिसीजन देने के लिए होना चाहिए. वहाँ दिक्कत ये आ गई कि इनका डिसीजन फाइनल और बाइंडिंग होता था, और इसी पर जो है मेन चेंजेस लेके आए गए हैं. और अब हम जो है कुछ चेंजेस में वक्फ बोर्ड, वक्फ काउंसिल के बारे में आपको बता चुकी हूँ. अब हम चेंजेस जिनके बारे में जानेंगे वो हम किस बारे में जानेंगे, आपका बाकी चीज़ों के बारे में जानते हैं. और सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि इस एक्ट का नाम बदल के कर दिया गया है उम्मीद. ये प्लीज़ मत भूलिएगा, इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 2025. That is the first change. कि Waqf Amendment Act 2025 has changed the name of your Waqf Act, that is your Ummeed Act, Unified Management Empowerment Efficiency and Development Act 2025. Okay. The second thing which they have changed, eligibility for Waqf dedication. Only practicing Muslim for at least 5 years. और प्लीज़ इस प्रैक्टिसिंग मुस्लिम पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये वर्ड जो है कंट्रोवर्सी का अभी रीज़न बना हुआ है. ओके, एम्बिग्यूटी इसमें क्रिएट हो रही है कि आखिर इस डेफिनेशन को क्लियर बताया जाए कि व्हाट डज इट मीन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम. ओके, सो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम फॉर एटलीस्ट 5 years कैन डेडिकेट देयर प्रॉपर्टी टू वक्फ. प्रॉपर्टीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ वक्फ बोर्ड will remain so unless disputed or identified as government land. Okay? तो जो प्रैक्टिसिंग जो भी इस पर्टिकुलर रिलीजन की प्रैक्टिस कर रहा है जो व्यक्ति, इन्होंने यहाँ पे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम डाल दिया गया. तो अब लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो प्रैक्टिस कर रहा है या पर्टिकुलरली इसी कम्युनिटी का व्यक्ति, यहाँ पे एम्बिग्यूटी क्रिएट हो रही है. तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, प्रॉपर्टी दे सकता है, वक्फ को अपनी प्रॉपर्टी दे सकता है. वुमेन राइट्स इन फैमिली वक्फ. पहले क्या होता था कि वक्फ जब प्रॉपर्टी जो है आपका सपोज कोई मेल मेंबर, मेल कैंडिडेट नहीं बचा हुआ है तो प्रॉपर्टी किसको दे दी, उन्होंने कह दिया कि हमारे जाने के बाद प्रॉपर्टी किसको दे देनी है, वक्फ को देनी है. वहाँ पे महिलाएं जो थी रह जाती हैं. तो यहाँ पे ये बोला गया कि वुमेन मस्ट रिसीव देयर इनहेरिटेंस बिफोर वक्फ डेडिकेशन with special provisions for widows, divorced women and orphans. कि नहीं, वक्फ को जाने से पहले इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी पर राइट किसका है, महिलाओं का राइट है. तो अगर महिला है तो उसको राइट दीजिए. अगर कोई विडो है उनको जो है स्पेशल प्रोविजंस उनके लिए रखे गए, विडो, डाइवोर्सी और ऑर्फन कोई
महिला बच्ची बच जाती है तो। ओके, अब चौथा, डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन। द वक्फ बोर्ड विल इंक्लूड 2 non-Muslim member एंड द सेम थिंग फॉर योर वक्फ काउंसिल के लिए भी इंक्लूड की गई है। इंक्लूसिविटी एमंग मुस्लिम मेंबर, एटलीस्ट 2 मस्ट बी वुमन। ये बात पहले भी थी, इसको अगेन री इन्फोर्स किया गया है। वाई? गवर्नमेंट की पॉलिसी है वुमन एम्पावरमेंट, और गवर्नमेंट हर जगह वुमन को इंक्लूड करना चाहती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, क्योंकि महिलाओं की हालत हर जगह, चाहे किसी भी रिलीजन में आप चले जाइए, बुरी हो रखी थी। तो गवर्नमेंट का ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि चाहे कोई रिलीजन हो, ट्रिपल तलाक भी इसलिए ही लेके आएगा। ट्रिपल तलाक पर भी जो बात की गई थी इसलिए ही बात की गई थी, राइट? सो गवर्नमेंट का इसने इस पर्टिकुलर बात को जो है अगेन री इन्फोर्स किया गया है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं रिमूवल ऑफ सेक्शन 40, दैट इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक। ओके, प्रिवेंटिंग वक्फ बोर्ड फ्रॉम आर्बिट्रेरली डिसाइडिंग प्रॉपर्टीज एज वक्फ। अंडर सेक्शन 40 क्या हो रहा था कि किसी भी प्रॉपर्टी को अगर वक्फ को लगता था कि ये प्रॉपर्टी यूज में रिलीजियस पर्पस के लिए यूज हो रही है, इसको वक्फ डिक्लेयर कर दो। ओके, तो इस पर भी, इस सेक्शन को भी रिमूव कर दिया गया, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी लीगल डिस्प्यूट क्रिएट हो रहे थे। वो बर्डन किस पे जाके क्रिएट हो रहा था? जुडिशरी पर जाकर बर्डन क्रिएट होता चला जा रहा था। ओके, वक्फ ट्राइब्यूनल, इसकी मैंने पहले ही आपको बात बता दी ट्राइब्यूनल की, ट्राइब्यूनल का डिसीजन फाइनल और बाइंडिंग माना जाता था। तो जब कोई चीज़ फाइनल और बाइंडिंग हो गई है तो बेसिकली आप क्या ले रहे हो? इंडिया का जुडिशियल सिस्टम सिंपल सी बात कहता है कि जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर, और अगर आप किसी जुडिशियल रिव्यू का पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है, और आप बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे ये वायलेशन हो रहा था, इसलिए द वक्फ ट्राइब्यूनल कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर्स, a district judge, a state government officer, joint secretary level, expert in Muslim law, आपका ओके। अपील फ्रॉम ट्राइब्यूनल इज लाइड टू हाई कोर्ट, अपील अब कहाँ जाएगी? हाई कोर्ट के पास जाएगी। विद इन 90 days ऑफ द, जैसे ही वक्फ ट्राइब्यूनल का जो भी ऑर्डर आएगा, उसका जैसे ही ऑर्डर रिसीव होगा, अंदर आप 90 days आप जाके हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। पहले अपील का प्रोविज़न नहीं था, और यहाँ पर जो कंपोजिशन है इसको भी चेंज कर दिया गया कि आपका एक डिस्ट्रिक्ट जज होगा, एक स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर होगा जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का होगा, और आपका एक एक्सपर्ट होगा मुस्लिम लॉ में, राइट? आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हैं, और बाकी के अमेंडमेंट जो किए गए हैं उन पर भी हम एक नज़र डाल देते हैं। The separation of trust from waqf. Muslim created trust under any law will no longer be considered waqf. Okay, ensuring individual retain full control over their trust. Okay, जो मुस्लिम क्रिएटेड ट्रस्ट किए गई हैं किसी भी लॉ के अंदर, उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। ट्रस्ट वुड बी कंसीडर एज वक्फ। ओके, ट्रस्ट को सेपरेट कर दिया गया है आपके वक्फ से। अब दूसरा इंपॉर्टेंट है वक्फ बाय यूजर। The Waqf Amendment Act eliminate the Waqf by user provision which previously allowed properties to be designated as a Waqf solely based on their long term use। कि long term से अगर आप यूज़ कर रहे हो, Waqf by user का ही मतलब ये निकाला जाता था कि किसी प्रॉपर्टी को रिलीजियस पर्पज़ के लिए बहुत लंबे समय से यूज़ किया जा रहा है, तो उसको हम Waqf by user कर देंगे। ओके, और Waqf by user इस चीज़ को क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया गया है। ओके, प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल लैंड, कि आप ट्राइबल लैंड को जो है कभी भी अंडर आपका शेड्यूल 5 और 6, ओके, शेड्यूल 5 एंड 6 के अंदर जो भी लैंड्स ट्राइबल्स की पड़ रही हैं उनको आप वक्फ की प्रॉपर्टीज़ में नहीं इंक्लूड कर सकते। तो किसको? ट्राइबल्स को ये सिक्योरिटी देना स्टार्ट किया गया आपकी गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऐसा नहीं है कि सारे चेंजेस जो है कंट्रोवर्शियल चेंजेस हैं, कुछ ज़रूरत थी, आवश्यकता थी। ट्राइबल लैंड्स का बहुत ज़्यादा एनक्रोचमेंट होता है, तो वन ऑफ द एनक्रोचमेंट यहाँ पे भी हो रहा था, राइट? तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया? मैंने वही बात आपको बोली थी कि गवर्नमेंट का काम क्या है। हर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एक्ट्स लेके आई, चेंजेस लेके आई, समय की जो आवश्यकता थी
हमेशा हर लॉ क्या होती है, लॉ भी इवॉल्व होती है, ऐसा तो नहीं है। आप देखते हैं आज भी कितनी सारी लॉ को रिपील करने वाली बात की जा रही है, सेडिशन एक्ट को रिपील करने की बात की जा रही थी, क्यों की जा रही थी, क्योंकि आज के टाइम में उसका कोई उपयोग नहीं है। तो लॉ के कुछ प्रोविजंस होते हैं, उस समय किसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए आए होते हैं, और आज हो सकता है सिचुएशन बदल गई हो, परिवर्तन संसार का नियम है, राइट। तो उस परिवर्तन में अगर कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं और हमें आवश्यकता है उस चेंज को टैकल करने के लिए, गवर्नमेंट लॉ लेके आएगी। तो हमें उस नज़रिए से चीज़ों को देखना चाहिए कि आज आवश्यकता है चेंज लाने की, और चेंज, जिस व्यक्ति में चेंज एक्सेप्ट करने की क्षमता होती है वो व्यक्ति समाज में एक पीस और हारमोनी बना के रख सकता है। तो गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बहुत सोच समझ के प्रोविजंस लेके आती है, चीज़ों को लेके आती है, और हमारा एक नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य होता है कि जो सही चीज़ है हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, राइट। डेफिनेटली कंसर्न सबका इम्पॉर्टेंट है, और कंसर्न हमें सबका लेना भी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज, द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 mandate that any government land property claimed as a waqf will be investigated by an officer rank higher than a कलेक्टर। कि कोई भी वक्त प्रॉपर्टी होगी, ओके, गवर्नमेंट लैंड है, प्रॉपर्टी, उसको वक्त बता दिया गया, तो उसको इन्वेस्टिगेट कौन करेगा, एक हाई कलेक्टर से थोड़ा हायर रैंक पे जो ऑफिसर होगा वो उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, ओके। अगली चीज़, इनहेंस्ड ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी सबसे ज़्यादा इशू माना जा रहा था। आप ये सोचिए कि थर्ड हाईएस्ट प्रॉपर्टी इंडिया में किसके पास है, वक्फ बोर्ड के पास जो है थर्ड हाईएस्ट प्रॉपर्टी है आपकी। एंड द प्रॉपर्टी, इफ आई टेल यू, इट इज योर 8.72 लाख, ओके, एरिया को जो है 8.72 लाख, कवरिंग एन एरिया मोर देन 38 लाख एकड़। 38 लाख एकड़ से भी ज़्यादा इस एरिया को ये वक्फ की प्रॉपर्टी जो है कवर करती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को डेफिनेटली ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या लिखा, और ये सबसे ज़्यादा बड़ा इशू भी यही देखा जा रहा था कि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, एक्चुअल में वक्फ प्रॉपर्टी है भी ये, या बस इसको इंक्लूड कर लिया गया है, इसका एंक्रोचमेंट कर लिया गया है, राइट। सो The Waqf Amendment Act 2025 emphasized better governance of Waqf properties by requiring मुतावलीज, वक्फ प्रॉपर्टी जो मैनेजर होते हैं, टू रजिस्टर ऑल प्रॉपर्टी डिटेल्स ऑन अ सेंट्रलाइज्ड पोर्टल विद इन 6 मंथ, की 6 महीने के अंदर आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उसको रजिस्टर कीजिए, राइट। तो एटलीस्ट इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी। हो सकता है किसी प्रॉपर्टी को कहीं इलीगल यूज़ के लिए उपयोग किया जा रहा हो, तो एटलीस्ट गवर्नमेंट की नज़र में वो प्रॉपर्टी रहेगी, तो उस पर चेक एंड बैलेंस तो बना के रखा जा सकता है, उसको देखा तो जा सकता है कि उसका मिसयूज़ तो कहीं नहीं किया जा रहा है, राइट। दैट इज द गुड रिफॉर्म। एंड डिजिटलाइज इसको कर दिया जाएगा। फाइनेंशियल रिफॉर्म अब क्या लेके आई गई गवर्नमेंट, टू प्रोवाइड वक्फ इंस्टीट्यूशन विद ग्रेट फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, द एक्ट रिड्यूस देयर मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू वक्फ बोर्ड, ओके, 7 to 5% इसको कर दिया गया, 7 से 5 वक्फ इंस्टीट्यूशन है, उन वक्फ बोर्ड को कुछ कंट्रीब्यूशन देना पड़ता था, तो उनके ऊपर कि वो अपने फाइनेंसेस का पहले अपने लिए अच्छा उपयोग कर सके, उन्हें एक एक्स्ट्रा सरप्लस अमाउंट में उनके पास मनी रहे उन इंस्टीट्यूशन के लिए जो उनको काम करना है ह्यूमैनिटी के लिए, उस काम को पहले करें। और वक्फ बोर्ड को जो है वहाँ पर रिडक्शन कितना कर दिया कि आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है उसमें आपको सिर्फ उसका 5% देना है, ओके। वक्फ बोर्ड फ्रॉम 7 to 5%, अलाउइंग मोर फंड टू बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स चैरिटेबल एक्टिविटीज। क्लियर। अगला, इनकम ऑडिट। एडिशनली, इंस्टीट्यूशन जनरेटिंग एन एनुअल इनकम ऑफ ओवर 1 लाख विल अंडरगो गवर्नमेंट मैंडेटेड ऑडिट टू इंश्योर फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, कि कहीं फाइनेंसेस का मिसयूज तो नहीं किया जा रहा है, राइट। सो दीज आर द सम रिफॉर्म्स विच हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय योर Waqf Amendment Act 2025, and now we are going to see why that need has come, कि इस अमेंडमेंट को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। मैंने कुछ चीज़ें आपको यहीं एक्सप्लेन कर दी हैं, और एक बार हम बस इनको देख लेते हैं कि नीड पड़ी क्यों, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, और कुछ कुछ जो है मैं आपको फैक्ट्स भी बता दूंगी कि इन रीजंस की वजह से जो है इसकी आवश्यकता पड़ी, ओके। सो फर्स्ट नीड किस लिए पड़ी, इररिवोकेबिलिटी ऑफ अ वक्फ प्रॉपर्टीज।
कि एक बार बोल दिया, वंस देयर इज अ वन सेइंग दैट वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। ये सेंटेंस आप बहुत जगह मिलेंगे कि एक बार अगर प्रॉपर्टी को वक्फ बोल दिया गया, इट मीन्स वक्फ क्या होता है, वक्फ मतलब भगवान को, गॉड को, अल्लाह को, राइट, ऊपर वाला है, उसको दान दे दी गई है, अब इसकी इररिवोकेबिलिटी है, आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते कि आप अब इसको अपना कर लो। तो यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को कंसर्न बताया कि हो सकता है कि कोई जेन्युइन प्रॉपर्टी हो, वो वाकई में वो व्यक्ति नहीं देना चाहता था, बट किन्हीं रीजंस की वजह से उसको वक्फ बोल दिया गया। ऐसा हुआ भी है। वक्फ बोर्ड ने, ये कंट्रोवर्सी रही है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस गया है कि आपका जो द्वारका है, द्वारका में जो आइलैंड्स हैं, उन आइलैंड्स को भी क्लेम कर दिया गया था कि दीज आर द वक्फ प्रॉपर्टीज, एंड स्टिल दैट वो जो है केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास और उसका डिस्प्यूट जो है सुप्रीम कोर्ट ने फिर लिया था। ओके, सो दैट इज द वन रीजन, दैट वाज द वन नीड कि वक्फ में अमेंडमेंट लाना बहुत ज़रूरी था इस समय पर, कि इस चीज़ को जो है कि ऐसा नहीं होगा, इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। अगर किसी गवर्नमेंट लैंड या किसी प्राइवेट लैंड पर भी अगर आप एनक्रोचमेंट हो चुका है बाय चांस, तो इसको जो है रिवर्स किया जा सकता है। इट वोंट बी टाइटल्ड एज अ कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। ओके, तो इस तरीके से कुछ हो जाती हैं, कुछ गलतियां रह जाती हैं, राइट। लैक ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यही हमने बात की थी, लैक ऑफ जुडिशियल रिव्यू की, कि ट्राइब्यूनल का डिसीजन क्या था, बाइंडिंग था, फाइनल डिसीजन था। इस चीज़ को क्या कर दिया गया, रिवोक कर दिया गया है कि आप हाई कोर्ट के पास जा रहे हैं, और अगर उस समय ये बाइंडिंग था तो डिसीजन, तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर तो जा ही रहा था, किस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को आप हार्म कर रहे थे, उसको आप अवॉइड कर रहे थे, राइट। सो दैट वाज द फर्स्ट नीड, राइट। एंड द थर्ड थिंग, आर्बिट्रेरी यूज ऑफ सेक्शन 40, कि किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को वक्फ मान लिया। इवन इन केरला, इन यू केरला 600 क्रिश्चियन फैमिली थी, उनका जो उनकी जो वो जो था प्रोटेस्ट की थी अपनी प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी को क्या मान लिया गया था, वक्फ मान लिया गया था। सो दैट्स व्हाई दैट रिमूवल ऑफ सेक्शन 40, कि किसी भी प्रॉपर्टी को आप आर्बिट्रेरी तरीके से जो है वक्फ नहीं मान लेंगे। एक बार आपने वक्फ अगर मान लिया तो क्या हो जाएगा, वो फिर उसको इरिवर्सिबल थी वो चीज़, राइट। इसलिए ये चेंज लाएगा, ये नीड पड़ी वक्फ एक्ट को अमेंड करने की। ओके, दूसरा, पुअर मैनेजमेंट रहता था वक्फ प्रॉपर्टीज का, कि एनक्रोचमेंट हो गया प्रॉपर्टी का, उसलिए पुअर मैनेजमेंट, इसको डील करने के लिए डिजिटाइज करने को बोला गया कि मुतावलीज जो होंगे, सुपरवाइजर जो होंगे वक्फ प्रॉपर्टीज़ को, उनको विद इन 6 मंथ रजिस्टर करना पड़ेगा प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट के पोर्टल पर जाके, सेंट्रल पोर्टल पर जाके, ताकि जानकारी रहे सारी प्रॉपर्टीज़ की। ये तो हमने सारी वक्फ अमेंडमेंट में क्या क्या आवश्यकता थी, किन किन चेंजेस की आवश्यकता थी, क्या क्या नीड थी, इन सभी के बारे में हमने जान लिया, राइट। अब दूसरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी जानने के लिए है, बिकॉज वी आर सेक्युलर कंट्री, सभी का कंसर्न रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे डेवलपमेंट के लिए, इस कंट्री के आगे बढ़ने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट ना रहे सोसाइटी में, सब हारमोनी और पीस में रहें, इस बात को रखने के लिए आपका कंसर्न भी देखना ज़रूरी है कि इनके कंसर्न क्या है। गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो बढ़ गया है, राइट, कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने ट्राइब्यूनल्स के डिसीजंस को अलग कर दिया है, या ट्राइब्यूनल के डिसीजन को जो है कि अब हाई कोर्ट में जाके डिसीजंस जा सकते हैं। तो ऐसा इनको ही चिंता है कि हो सकता है कि ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट माइनॉरिटी के साथ कोई नुकसान कर दे, माइनॉरिटी के साथ हार्म कर दे, तो ये माइनॉरिटी का कंसर्न है। ओके, चैलेंज राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 कहता है कि आपके जो रिलीजियस मैटर है वो आपका राइट है, आप खुद उन्हें मैनेज कीजिए, स्टेट उनमें इन्वॉल्व नहीं होगी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन उठा दिया गया कि आप हमारे अफेयर्स में इंक्लूड हो रहे हैं, उसको एक अफेयर का मैटर माना जा रहा है इंस्टेड ऑफ प्रॉपर्टी मैटर। बट गवर्नमेंट यहाँ प्रॉपर्टी के रिलेशन में नहीं सीख रही है, गवर्नमेंट इसको रिलीजन के मैटर से ज़्यादा प्रॉपर्टी के मैटर में इसको देख रही है। बट स्टिल हमारी माइनॉरिटी का ये कंसर्न है, तो हमें इस पर भी लाइट डालने की बहुत आवश्यकता है, प्रकाश डालने की बहुत आवश्यकता है, राइट। इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम प्रैक्टिसिंग, ओके, सॉरी, इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम, दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट। ओके, इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम, कि नॉन मुस्लिम का जो है इंक्लूजन किया गया है,
तो ये इसके लिए कंट्रोवर्सी भी अभी मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में इसका केस भी जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पे क्वेश्चन किया है। ओके, हम देखेंगे आगे आने वाला इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है, सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या डिसीजन देता है। आज हियरिंग भी चल रही है इसकी। और चौथा है एम्बिग्यूटी इन डिफाइनिंग अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बोला था कि वक्फ प्रॉपर्टी कौन बनाता है, कहाँ पे उन्होंने बोला 5 साल से जो प्रैक्टिस कर रहा हो। अब वो प्रैक्टिस ये समझ में नहीं आ रही है किसी को कि एक्चुअल में जो ऑलरेडी मुस्लिम है जो व्यक्ति, वो कोई इस्लाम धर्म की पर्टिकुलर प्रैक्टिस कर रहा हो वो व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति, यहाँ पे जो है एम्बिग्यूटी क्रिएट हो रही है। सो दीज आर द कंसर्न फ्रॉम द माइनॉरिटीज। ओके, गवर्नमेंट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या था, गवर्नमेंट जब इस एक्ट को लेके आई, हम अभी कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट का इस एक्ट को लाने का सिंपल सा उनका कहना था कि हमें एक ट्रांसपेरेंसी और एक इंक्लूसिविटी को, अकाउंटेबिलिटी को बना के रखना है हमारी सोसाइटी में। इसलिए इस एक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी डिफाइन की जाती हैं उनको देखना बहुत आवश्यक है। ओके, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, गवर्नमेंट भी अपनी जगह सही है, बट हम एक सेक्युलर कंट्री में रहते हैं, राइट। हमारा कंट्री का कोई रिलीजन नहीं है, कंट्री सारे नागरिकों का, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी समुदाय से हो, सभी का सम्मान करती है। इसलिए उनके कंसर्न को भी देखना ज़रूरी है, प्लेटफॉर्म पर आके उनके ऊपर डिस्कशन करना ज़रूरी है। तो इस तरीके से जो है हमने पूरे वक्फ बोर्ड के बारे में क्या अमेंडमेंट आए इसको लेके, इसके बारे में हमने जाना, हमने थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी जाना, आज चेंजेस क्या आए उन चेंजेस के बारे में भी हमने जान लिया। आई होप, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज का जो लेक्चर था वो पसंद आया होगा और कल से हम फिर से अपने एथिक्स के लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे। ओके, और दूसरी चीज़, आपको ऐसे ही कोई टॉपिक, अगर कोई भी ऐसे टॉपिक आएंगे, स्पेशली ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक जिनमें समझने में थोड़ी आसानी नहीं रहती, बहुत आसानी से हमें समझ में नहीं आते, मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि उन टॉपिक्स को कवर किया जाए। और आपसे सिर्फ इतनी प्रार्थना है कि अगर आपको ये पसंद आया है ये टॉपिक, तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जीनियस एकेडमी का ये वादा है आपसे कि आपको बेस्ट देने की हमेशा कोशिश की जाएगी इस प्लेटफॉर्म के द्वारा। ओके, सो थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ बने रहिए। हम आगे आने वाले लेक्चर्स में अच्छी से अच्छी जो करंट अफेयर्स बेस्ड टॉपिक हो सकते हैं उन सबको लाने की कोशिश करेंगे। और आपकी तरफ से कोई सुझाव है तो आप प्लीज़ हमें दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे क्लास। थैंक यू।